लव की घंटी 1। यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स अ। यह उपन्यास श्री दीपक सत्य द्वारा लिखा गया है। अध्याय 56। द मोबाइल फोन। शबनम अपनी बहन को अपने जीवन की एक खास घटना के बारे में बताकर उसे ये समझाना चाहती थी कि लड़कों के पीछे अपनी पढ़ाई कुर्बान न करना, क्योंकि सब लड़के उसके प्रेमी प्रशांत जैसे नहीं होते। उस घटना का अंत में हुई बातचीत में गलती से शबनम के मुंह से मोबाइल का जिक्र निकल आया। उसे मजबूरी में अपने जीवन की एक और खास घटना के बारे में अपनी छोटी बहन को बताना पड़ा, जो 12वीं क्लास में घटी थी। काश कि मैं सुबह सुबह तुम्हारे साथ पढ़ पाती। तुम्हारे साथ होने से एक रिधम सी बन जाती है। टॉपिक बड़ी तेजी से क्लियर होते जाते हैं। शबनम बोली तो प्रशांत हैरान होकर हंस दिया। वे दोनों दोस्तों के साथ स्कूल के मैदान में धूप सेकते हुए पढ़ रहे थे। शबनम की बात सुनकर प्रशांत ने ऐसे रिएक्शन दिए मानो उसने बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर दी हो। यही तो दिक्कत है। मैं भी सोचूं कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बेहतर क्यों नहीं हो रही, प्रशांत चिहकते हुए बोला। तब जाकर शबनम को पता चला कि प्रशांत कब से यह सोच सोचकर अपने बाल नोच रहा था कि शबनम की स्पीड उसकी गैर मौजूदगी में कम कैसे हो जाती है। वजह खुद प्रशांत था। प्रशांत की वजह से रट्टेबाज शबनम को समझकर पढ़ने की आदत पड़ गई थी। सरकारी स्कूल के टीचर्स का काम केवल स्कूल पॉलिटिक्स में अच्छे नंबर लाना होता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं। उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि प्रिंसिपल उनकी बदली ना करवा दे या नेगेटिव रिपोर्ट भेजकर उनकी सैलरी डिले ना करवा दे। बच्चे या तो खुद पढ़े या फिर ट्यूशन में जाकर पढ़ें। यही वजह है जो भारत में स्कूल्स में ज्यादातर टॉपर अव्वल दर्जे के रट्टेबाज होते हैं। शबनम भी ऐसी ही टॉपर थी। पिता के पास ट्यूशन भेजने के पैसे नहीं थे, इसलिए खुद पढ़ते हुए शबनम ने बचपन से ही रट्टा लगाने पर जोर दे रखा था। बीते 1 साल से उसकी रट्टा लगाने की आदत प्रशांत की वजह से छूट गई थी। प्रशांत ने अपने दोस्तों को भी और शबनम ने दोस्तों को भी समझ कर पढ़ना सिखा दिया था। सब एक दूसरे से लगातार सवाल पूछकर यह चेक करते रहते थे कि उन्हें टॉपिक गहराई से समझ आया या नहीं। जब कभी भी वे लोग प्रशांत के साथ पढ़ते थे, तब प्रशांत सबको टॉपिक की गहराई में ले जाता था। इससे उसे खुद भी टॉपिक अच्छे से समझ आता था और बाकियों को भी। यही वजह थी जो शबनम प्रशांत के साथ रहते हुए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर कर लेती थी। रेगुलर क्लासेज के दौरान उन्हें साथ में पढ़ने का वक्त नहीं लगता था, इसलिए प्रशांत शबनम के लिए नोट्स बना लाता था। शबनम अकेले में जब उन नोट्स को पढ़ती थी तब उसे टॉपिक को समझने में ज़्यादा वक्त लगता था, क्योंकि तब उसके पास सवाल जवाब करने वाला प्रशांत जैसा साथी जो नहीं होता था। समस्या समझ में आते ही प्रशांत का दिमाग समाधान खोजने लगा। 1 हफ्ते बाद ही प्रशांत ने शबनम के लिए एक पुराने फ़ोन और हेडफोन्स का बंदोबस्त कर दिया। हर सुबह को प्रशांत को फ़ोन करके शबनम गुड मॉर्निंग करती और तुरंत ही दोनों पढ़ाई करने में लग जाते। दूसरी चारपाई पर बैठी बबीता को लगता था कि दीदी बोल बोल कर पढ़ रही हैं, जबकि शबनम उस समय प्रशांत के साथ सवाल जवाब कर रही होती थी। मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने नाइट पैक आशिकों को मद्देनजर रखते हुए निकाला था, ताकि आशिक लोग कम दामों में रात के 12 बजे लेकर सुबह के 6 बजे तक आशिकी कर सकें। इसी नाइट पैक का लाभ ये 2 प्रेमी सुबह 4 से 6 बजे तक पढ़ाई करने के लिए लेने लगे। धीरे धीरे शबनम वैसे ग्रो करने लगी जैसा प्रशांत चाहता था। परिणामस्वरूप शबनम ने प्रशांत को लगभग बराबरी की टक्कर देनी शुरू कर दी थी। 12वीं में हो चुके दोनों को अपने सपनों की मंजिल बेहद करीब दिखने लगी थी। एक मिनट, अगर आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे तो हर बार आप कैसे फर्स्ट आती थीं? बड़ी बहन को टोकते हुए बबीता ने पूछा। जैसे ही शबनम जवाब देने लगी, वैसे ही मम्मी जी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने एक बार नहीं, लगातार दरवाजे को पीटा। शबनम और बबीता दोनों समझ रही थी कि मम्मी जी को कौन सा शक डरा रहा होगा। शबनम ने दरवाज़ा खोला तो मम्मी जी तुरंत घर में किसी लड़के को तलाश करने लगी। उन्हें मिली तो केवल बबीता, जो बुखार की एक्टिंग करते हुए अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। मम्मी जी को यकीन था कि उनकी बड़ी बेटी किसी ऐसे मौके के तलाश में है जब वो अपने प्रेमी को घर बुलाकर उनके खानदान की नाक सरेआम कटा सके।
काश कि उन्हें पता होता कि उनका होने वाला जमाई खुद को इस लायक बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा था कि एक दिन वो हक से उनकी बेटी का हाथ मांगने आए। सिर्फ इसी वजह से प्रशांत कभी शबनम को मिलने नहीं गया था। मोबाइल वाली घटना के बाद प्रशांत नहीं चाहता था कि शबनम के जीवन में उसकी वजह से कोई नया सियापा आए। बताओ तो। रात को सोने से पहले बबीता ने अपना सवाल दोहराया। जवाब देने के लिए शबनम ने 2 नोटबुक्स उठाए। एक नोटबुक शबनम की थी और दूसरी बबीता की। उसने दोनों नोटबुक्स खोलकर बबीता के सामने की। बबीता को लगा कि उत्तर का हिंट इन नोटबुक्स में मिलेगा, इसलिए वो उन्हें पढ़ने लगी। पढ़ मत, सिर्फ देख, शबनम बोली। देखूं, मगर क्या? कहते हुए बबीता सोचने लगी और कुछ देर में उसे जवाब मिल गया। हैंडराइटिंग। बबीता ने हैरान होते हुए पूछा। वो इतना गंदा लिखता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो सेकंड कैसे आ जाता था, धीमे से कहकर शबनम हंस पड़ी। बबीता को भी हंसी आ गई। दोनों बहनें काफी देर तक धीमे स्वर में हंसती रही। शबनम ने 4 साल बाद किसी से प्रशांत की बात की थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो प्रशांत को अपने आसपास महसूस कर सकती थी। बबीता ये बात समझती थी कि बेशक उसकी दीदी ने उसे समझाने के उद्देश्य से अपने जीवन की अहम घटनाएं उसके साथ साझा की थी, मगर ऐसा करके वो बहुत ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। बबीता की एक पैनी नज़र शबनम की बॉडी लैंग्वेज पर भी थी। उसने पाया था कि दोपहर से लेकर अब तक शबनम की बॉडी लैंग्वेज में पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। उसे प्यार के असर का जलवा साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी में दोनों सोने लगी, मगर दोनों को नींद नहीं आ रही थी। बबीता के मन में एक सवाल घूम रहा था, जिसका जवाब शबनम के दिमाग में भी घूम रहा था। 1 घंटे बाद बबीता उठकर बैठ गई, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि बड़ी बहन से वो सवाल कर सके। वो आधे घंटे तक वैसे ही बैठी रही। छोटी बहन की परेशानी से अनजान शबनम अपनी परेशानी से परेशान होकर उठ खड़ी हुई तो उसे बबीता दिखाई दे गई। क्या हुआ? शबनम ने धीरे से पूछा। वो आप? बबीता केवल इतना बोलकर चुप हो गई। शबनम को लगा कि जो ख्याल उसे तंग कर रहा था वो उसकी बहन को भी तंग कर रहा है। शबनम को एक ऐसे निर्णय लेना था जो भारतीय माता पिताओं को भी लेना चाहिए और स्कूल्स को भी। बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने का निर्णय। ये बात सुनकर ही अक्सर घरवालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें शर्म नामक कीड़ा काट जाता है, जिनसे उनकी जुबान को लकवा हो जाता है। मगर ऐसे घरवाले ये भूल जाते हैं कि आपकी जुबान को खामोश देखकर दुष्ट लोग खामोश नहीं हो जाते, उल्टा वे तो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आइए इस स्थिति को चोर की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ चोर चोरी करने एक शहर में आए और अलग अलग होकर प्रयास करने लगे। 2 चोरों को सुनसान इलाके में एक एक घर दिखाई दे गया। पहले चोर को जो घर दिखा वहां सजग पहरेदार भी मौजूद हैं तथा उस घर के घरवाले देर रात तक भी जाग रहे हैं। क्या पहला चोर यहां चोरी करने का रिस्क लेगा? यदि हाँ तो उसके कामयाब होने की संभावना कितनी है? वहीं दूसरे चोर को जो घर मिला वहां कोई पहरेदार नहीं है। उस घर के सदस्य नींद की गोलियां खाकर सो रहे हैं। उस चोर को अपने तजुर्बे से पता चल गया कि यदि उस घर के बाहर से कोई बारात भी निकल जाए तो उन्हें पता नहीं चलेगा। क्या ये चोर इस घर में चोरी करेगा? यदि हाँ तो क्या वो अकेला चोरी करेगा या फोन करके अपने साथियों को भी बुला लेगा? वे सब चोर मिलकर केवल उस घर से धन चुराएंगे या बड़ा वाहन लाकर उस घर को खाली ही कर देंगे? इसके अलावा ये भी सोचकर देखें कि क्या वे इस घर में एक ही बार चोरी करेंगे या फिर वे बार बार वहां चोरी करने के इरादे से आते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस घर के सभी लोगों को नींद की गोलियां खाकर सोने की आदत है। ठीक यही स्थिति बच्चों की भी होती है। शैतान के गुलामों के लिए बच्चे बेहद आसान शिकार होते हैं। वे कई स्तर पर बच्चों का शोषण करते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि जब बच्चे के कानों तक गाली पहुंचती है तो बच्चे के बचपन पर एक ऐसी भारी चोट लग जाती है जो उसके बचपन को तुरंत ही निगल लेती है। शैतान के गुलामों का मकसद बच्चों को सेक्स टॉयज में बदलना होता है
ताकि वे उनका बचपन तो खराब कर ही दें, साथ ही साथ जवानी भी बर्बाद कर दें। आप सोचकर देखो कि जोश से भरी जिस आयु में बच्चों को पढ़ाई व खेलकूद करके अपने दिमाग व शरीर को बाकी के जीवन के लिए विकसित करना होता है, उस आयु में उनका दिमाग व शरीर यौन क्रियाओं में लग जाता है। पेरेंट्स बच्चों को बेस्ट स्कूल में दाखिला दिलाकर, उन्हें बेस्ट ट्यूशन में भेजकर उन्हें बेस्ट सुख सुविधाएं तो दे सकते हैं, मगर वे चाहकर भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा हो। यौन क्रियाओं की गलत जानकारी इतनी रोचक लगती है कि बच्चों का दिमाग उसी में लगकर रह जाता है। वे चाहकर भी खुद को उस विषय पर सोचने से रोक ही नहीं पाते। ऐसे में शरीर में पनप चुके हार्मोन्स भी उद्यम मचाते हैं तथा बाहरी जगत में मिल रही जानकारियां उन्हें ललचाती हैं। सोचकर बताओ कि इसमें बच्चों की क्या गलती है? ऐसे में समझदारी यह होगी बच्चों को घर में भी स्कूल में भी उचित यौन शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ताकि जब शैतान के गुलाम उनके पास गलत जानकारियां लेकर आएं तो वे उनका विरोध भी कर सकें और सही लोगों को मदद के लिए बुला भी सकें। प्राचीन काल में भारतीय बच्चों को कम आयु में ही गुरुकुलों में भी यौन शिक्षा दी जाती थी और घरों में भी। यही कारण था कि उनका दिमाग यौन क्रियाओं की तरफ जाता ही नहीं था। उन्हें पता होता था कि शारीरिक संबंध बनाने की उचित आयु 24 साल है। इससे पहले शरीर और मन को इतना बेहतर बनाने में जोर दो कि 120 साल से भी ज्यादा का जीवन मजे में बीत सके। उस रात को शबनम ने यह निर्णय लिया कि वो अपनी छोटी बहन को सेक्स एजुकेशन देगी, ताकि बबीता भूलकर भी वो भूल न करे जो उसने कर दी थी।